गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए उनके लिए लेक्चर हम दे रहे हैं आपके लिए आज। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, अगर आप याद रखते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें हम टॉपिक शुरू कर चुके थे मृदा कोलाइड यानी कि सॉइल कोलाइड। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सॉइल कोलाइड की परिभाषा के बारे में। सॉइल कोलाइड क्या होते हैं, यानी कि मृदा कोलाइड क्या होते हैं, क्या क्या उनके हिस्से हैं, क्या उनकी बातें हैं, किस तरह से मृदा को बांटा गया है, क्या उनके गुण थे, ससंजन आसंजन की बात करें, फैलाव संकुचन की बात करें, सुघट्यता की बात करें, इन सभी गुणों के बारे में हमने जानकारी वहां प्राप्त कर ली थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अगले टॉपिक की हमारी। देखिए, शुरुआत करते हैं आज मृदा कोलाइडों के प्रकार से। मृदा कोलाइडों का प्रकार किस प्रकार से आप देखते हैं। देखिए, मृदा कोलाइडों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया। दो प्रकार के होते हैं मृदा कोलाइड। दो प्रकार के मृदा कोलाइडों की बात की जाए तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं मृदा कोलाइड में अकार्बनिक कोलाइड, कार्बनिक कोलाइड। देखिए, सामान्य रूप से केमिस्ट्री के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक का अलग अंतर होता है। वहां आप कार्बनिक कहते हैं कार्बन वाली चीजों को, अकार्बनिक कहते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। इसी से जुड़ी हुई चीज ही है, लेकिन बात है किसकी, मृदा की। क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में बात होती है मुख्य रूप से मृदा से संबंधित। तो मृदा कोलाइडों को भी दो भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक कोलाइड, कार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक, कार्बनिक। अकार्बनिक के भी मुख्य रूप से दो हिस्से हैं, सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है कि सिलिकेट क्ले क्या होता है, क्या है सिलिकेट क्ले। देखिए, सिलिकेट क्ले से सीधा सा मतलब है, क्ले का मतलब होता है मृतिका यानी कि मृदा से, सिलिकेट यानी कि ऐसी मृदा इसमें सिलिका, सिलिकेट पाए जाए, SiO2, SiO4 आदि चीजें पाई जाएं, उन्हें हम कहते हैं सिलिकेट मृदा। सिलिकेट मृदा या सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसमें आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाएंगे, उसे हम कहेंगे अकार्बनिक कोलाइडों के हिस्से। दो भागों में अकार्बनिक कोलाइडों को बांटा गया है। इसी प्रकार से कार्बनिक कोलाइड को केवल एक हिस्से में बांटा गया है, इसका नाम है ह्यूमस। ये नाम बड़ा सुना सुना और पहचाना हमें लगता है, ह्यूमस। क्योंकि जब आप लोग 10वीं क्लास में SS पढ़ रहे थे तो वहाँ इसके बारे में कुछ सुना था, और मृदा की जब बात होती है तो ह्यूमस एक बहुत महत्वपूर्ण कारक उसमें शामिल कर दिया जाता है। देखिए, बात करें सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। देखिए, यहाँ जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो हमको दो हिस्से पढ़ने हैं। इसमें हम बात करेंगे सिलिकेट क्ले की और साथ में बात करेंगे ह्यूमस की। हमें आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, और छोटा सा हिस्सा है इसका। बाकी सिलिकेट क्ले और ह्यूमस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ह्यूमस इस चैप्टर में भी आपके यहाँ पर है, और लास्ट चैप्टर यानी कि अगला चैप्टर होगा उसमें, सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे, वहाँ भी ह्यूमस के बारे में काफ़ी कुछ है। तो यहाँ सिलिकेट क्ले को तीन हिस्सों में बांटा गया है, कैओलिनाइट समूह, मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह, एलाइट या हाइड्रस माइका। देखिए, माइका शब्द हो सकता है आप लोगों ने शायद सुना हो। माइका मुख्य रूप से मृदा को कहते हैं, और शायद आप लोगों को पता होगा कि टीवी में एक ऐड आता है एक पेंट का, कलर का, वहाँ बात होती है माइका की। तो माइका एक ऐसी चीज़ है जो मृदा में पाई जाती है। तीन हिस्से बांटे गए हैं सिलिकेट क्ले के, कैओलिनाइट समूह, मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह, एलाइट या हाइड्रस माइका। कैओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, एलाइट। देखिए, मैं अगर बात करूं तो इस चैप्टर से मैंने कहा था कि 3 नंबर का चैप्टर है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे 1+2 या 1+1+1। तो वहां पर ऐसी चीजें कई पूछी जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कैओलिनाइट समूह क्या है, क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, या गुणों के बारे में पूछ लिया जाता है। मृदा कोलाइडों का प्रकार का आपसे चार्ट बनवा सकता है 1 नंबर के अंदर। ये चीजें यहाँ से पूछ ली आपसे जाती हैं। आगे बात करें, देखिए, अकार्बनिक कोलाइडों की हम बात करें तो अकार्बनिक कोलाइडों को सामान्य रूप से खनिज कोलाइड के नाम से भी पहचाना जाता है। इन्हें हम खनिज कोलाइड के नाम से भी जानते हैं, और जिनका व्यास होता है 0.002 mm, मिलीमीटर। अगर आपको याद होगा, हम जब कोलाइडों की बात शुरू में कर रहे थे तो कोलाइडों के बारे में हमने उसके व्यास की बात की थी, कितने आकार कोलाइडों का पाया जाता है, उन कणों का कितना आकार पाया जाता है, उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं।
देखिए अकार्बनिक कोलॉइड खनिज कोलॉइड जो होते हैं इन्हें खनिज कोलॉइड के नाम से पहचाना जाता है। व्यास होता है इनका 0.002 mm। अब बात करें सिलिकेट क्ले को, हमने कहा था अकार्बनिक कोलॉइड दो हिस्सों में बटा है, सिलिकेट और आयरन के बारे में हम बात करेंगे केवल सिलिकेट क्ले की। तो सिलिकेट क्ले के गुणों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सिलिकेट क्ले के गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सामान्य रूप से जो सिलिकेट क्ले है वो समशीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण का मतलब क्या है भाई? समशीतोष्ण का मतलब है एक ऐसी जलवायु जहाँ पर आपको समानता अधिक मिलती है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, वहाँ एक सामान्य वातावरण आपको पाया जाता है। समशीतोष्ण प्रदेशों में क्ले पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। इसके मुख्य रूप से 4 गुण हैं: रूप, सतही क्षेत्रफल, विद्युत आवेश, अधिशोषित आयन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए ही इस तरह से बोर्ड पर लिखा है जिससे कि जब आप इस वीडियो को देखें तो वहाँ अपने नोट्स तैयार कर सकें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पिछला लेक्चर जो हमने लिया था उसके अनुसार आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। और मैं चाहता हूँ एक नई चीज़ कि आप लोग उन नोट्स के, कुछ स्टूडेंट्स उन नोट्स की फ़ोटो मुझे खींच कर भेजें जिससे कि मुझे ये पता लग पाए कि आप लोग उन वीडियो से अपने नोट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो एक बार कोशिश करके मुझे ज़रूर भेजें। रूप देखिए, रूप के बारे में बात करें, हमने कहा कि सिलिकेट क्ले प्लेट्स के समान, प्लेट्स यानी कि परतों के समान, एक दूसरे पर परतें जो जमी रहती है उनके समान स्थितियों में पाई जाती हैं। प्लेट्स के समान या पुस्तक के पृष्ठों की पतली परतों के रूप में पाई जाती है। पुस्तक के पृष्ठ यानी किताब जो होती है उसके जैसे पन्ने होते हैं, एक दूसरे पर पन्ना रखा रहता है तो पतली 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 लाइनें होती हैं, उसी रूप में ये सिलिकेट क्ले पाई जाती है। सिलिकेट क्ले के पृष्ठ पाए जाते हैं, सतह पाई जाती हैं। अगली बात की जाए अगर सतही क्षेत्रफल की, सतही क्षेत्रफल इसका कैसा होता है? हमने कहा इसका भारी क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है क्योंकि इसके कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और अगर आपको याद हो तो जो हम बात कर रहे होते हैं किसी मिट्टी के बड़े ढेले की, उस ढेले को अगर किसी जगह पर डाला जाए जहाँ पर पानी गिरा हुआ है तो उस पानी को अवशोषित करने में उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसी जगह पर उसी ढेले की समान आयतन में अगर आप मिट्टी डाल दें तो वो पानी बहुत जल्दी अधिशोषित कर लिया जाता है। क्या उसका कारण है? उसका कारण है उसका सतही क्षेत्रफल, क्योंकि जितने बारीक कण होते हैं उनका सतही क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है, संख्या अधिक होने के कारण। यहाँ इनका भारी क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। अगली बात क्या नंबर 3 हम विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश देखिए अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआती जो क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था इसका जो, उस लेक्चर में हमने बताया था कि मृदा ऋणावेशित होती है, मृदा के कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। इसलिए अगर बात की जाए सिलिकेट क्ले की तो हमने कहा कि सिलिकेट क्ले के जो कण हैं वो ऋणावेशित होते हैं, इन पर ऋणावेश पाया जाता है। वह धनायनों का अधिशोषण होने के कारण, देखिए सीधी सी बात हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश यानी कि विपरीत आवेशों में पाया जाता है आकर्षण, और विपरीत आवेशों में आकर्षण के कारण ही सिलिकेट क्ले जो कि ऋणावेशित होती है वो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। धनायन कौन से? धनायन से मतलब है हमारे पोषक तत्वों के धनायन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे धनावेशित जो आयन हैं उन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम ये करते हैं, और इसीलिए इनकी जो सतह है उसका बाहरी हिस्सा धनावेशित हो जाता है जबकि उसका अंदर का हिस्सा ऋणावेशित रहता है। तो बाहरी और अंदर के हिस्से में ये अंतर आपको देखने को मिलता है कि बाहरी हिस्सा तो कैसा मिलेगा, धनावेशित, अंदर का हिस्सा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, क्योंकि बाहर वाले हिस्से पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है इसलिए उसको वो धनावेशित कर देता है। अब बात की जाए देखिए अधिशोषित आयनों की, तो अधिशोषित आयन, अधिशोषित यानी कि हम देखिए अधिशोषित का सीधा सा मतलब है कि कोई सतह है उस पर कोई दूसरी चीज आकर जुड़े। देखिए 11th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अधिशोषण के बारे में, किसी अन्य पदार्थ का किसी दूसरी पदार्थ की सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाना अधिशोषण कहलाता है। तो वही चीज है अधिशोषित आयन। तो मृत्तिका के कण ऋणावेशित होते हैं इसलिए ये धनायनों का अधिशोषण करते हैं, धनायनों को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं, रोक लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इससे एक धनायन दूसरे धनायन को विस्थापित करके लगातार जुड़ता रहता है और पोषक तत्वों का अधिशोषण
और अवशोषण दोनों ही क्रियाएं चलती हैं, साथ में विशोषण की क्रिया भी यहाँ चलती रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे अकार्बनिक कोलोइडों में सिलिकेट क्ले के मुख्य गुणों की चर्चा हमने की। देखिए ये 4 पॉइंट हैं इसके, और ये 4 पॉइंट आपके 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार से आप इन गुणों को समझाते हैं। अब इसी चित्र में आगे बढ़ते हम बात करते हैं सिलिकेट मृदा यानी कि सिलिकेट क्ले के रासायनिक गुणों के बारे में या इसके खनिजन के बारे में। रासायनिक गुण या खनिजन के बारे में हमारा क्या मतलब है? देखिए, तो रासायनिक गुणों से हमारा मतलब है कि सिलिकेट जो क्ले है इससे रासायनिक रूप से जब हम बात करें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इसे देखा जाता है तो इसके कण जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं और मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और एलाइट समूह। अब देखिए मैंने इसके सामने इनके कुछ सूत्र से लिख रखे हैं, ये सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इनके इंपॉर्टेंट होने का क्या कारण है भाई? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में केवल ये सूत्र पूछे जा सकते हैं, केवल इस सूत्रों के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है कि मोंटमोरिलोनाइट का सूत्र क्या होता है, केओलिनाइट का सूत्र क्या होता है, एलाइट समूह का सूत्र क्या होता है। केवल इसी के माध्यम से आपसे इस सूत्र पूछे जा सकते हैं, इसलिए सूत्रों को मैंने बिल्कुल अलग से डिजाइन करके लिखा है आपके लिए, इससे कि आप इस सूत्र को याद रख पाएं और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको परेशानी महसूस ना हो। देखिए केओलिनाइट Al4 Si4 O10OH8 यानी कि एल्यूमिनियम के एक में अणु की बात करूं केओलिनाइट की, उसमें एल्यूमिनियम के 4 परमाणु होंगे, सिलिकॉन के 4 परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के 10 होंगे और हाइड्रोक्सी समूह के 8 परमाणु वहां पर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार Al4 Si8 O20OH4 एलाइट समूह के में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, Al4 Si8 O20OH4 यहाँ पाया जाता है। अब देखिए इन 3 समूह की विस्तार से चर्चा करें कि केओलिनाइट क्या है, मोंटमोरिलोनाइट क्या है, एलाइट समूह क्या है। तो देखिए इसके बारे में विस्तार चर्चा हम करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी वर्ष 2018 के पेपर में भी, 2019 के पेपर में और 2020 के पेपर में भी यहाँ से जानकारी ली गई थी और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया गया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ और बात करते हैं सबसे पहले केओलिनाइट समूह की। देखिए केओलिनाइट समूह से हमारा मतलब क्या है? देखिए केओलिनाइट समूह की बात करें तो देखिए जो नाम दिया गया है उस समूह में उसी प्रकार का खनिज पाया जाता है। जैसे केओलिनाइट में केओलिनाइट खनिज है, मोंटमोरिलोनाइट में मोंटमोरिलोनाइट खनिज है और एलाइट में एलाइट खनिज है। यानी कि जो नाम है उसी के आधार पर उसका खनिज का वर्गीकरण यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। देखिए केओलिनाइट समूह, अगर केओलिनाइट समूह की अगर बात की जाए तो हमने कहा कि ये केओलिनाइट खनिजों की इकाइयों से मिलकर बनता है। इसका सूत्र मैंने आपको सामने लिखा ही है। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से सूत्र का ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम भी है और सिलिका भी है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर Al2O3 जिसे नाम कहते हैं हम एल्यूमिना और SiO2 जिसे नाम देते हैं आप सिलिका या सिलिकेट में से नाम से लिख देता हूं। देखिए एल्यूमिना और सिलिकेट यानी कि मुख्य रूप से इन परतों में एल्यूमिना और सिलिकेट पाया जाता है। एल्यूमिना और सिलिकेट यहां पर आपको मुख्य रूप से मिलता है। अगर इसके चित्र की बात करूं तो देखिए चित्र किस तरह से है, क्योंकि चित्र से इसे बेहद आसानी से समझा जा सकता है। मैं बताता हूं देखो इसके बारे में।
सही करके लिख देते हैं। देखिए मुख्य रूप से इसमें दो परतें पाई जाती हैं आपकी, एल्यूमिना परत, सिलिका परत। सिलिका परत, एल्यूमिना परत, ये परतें बदल भी सकती हैं, यानी कि अगर मैं उसको इस रूप में लिखूं तो कोई इसमें अंतर नहीं मिलेगा आपको यहाँ देखने को। एल्यूमिना और सिलिका की परतों को अगर मैं थोड़ा सा पलट के लिख दूं यहाँ पर, देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसे एल्यूमिना परत। देखिए एल्यूमिना या एल्यूमिनियम बात एक ही है, यहाँ परेशान होने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एल्यूमिनियम परत यानी कि एल्यूमिना परत, सिलिका परत, एल्यूमिना परत, सिलिका परत। देखिए अगर इनको ध्यान से देखें, एक परत दूसरी परत, एक परत और दूसरी परत है, यानी कि यहाँ का जो विन्यास है वो विन्यास है 1:1। एक परत तो एल्यूमिना की है और एक ही परत किसकी है, सिलिका की। दोनों परतें एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखिए हमने कहा था कि इनकी बाहरी जो परत है वो ऋणावेशित होती है, इसलिए धनायनों को अपनी ओर क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं, धनायनों का अधिशोषण करते हैं। अगर बात की जाए इस हिस्से की तो इसे कहते हैं अप्रसारित दूरी। अप्रसारित दूरी से मतलब हमारा क्या है, एक ऐसा हिस्सा जिसका प्रसार नहीं होता, जिसकी अधिशोषण करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि अधिक इसके पास जगह नहीं है जहां से ये अधिशोषण कर पाए। केवल इसकी जो बाहरी परत है वही धनायनों का अधिशोषण करती है, और कह दें तो धनायन विनिमय का काम भी करती है। कि हमने कहा था कि धनायनों का विनिमय बाहरी परत के द्वारा होता है, जहां पर अधिशोषण की क्रिया भी संपन्न होती है। तो देखिए ये जो चित्र है, ये चित्र है किसका, केओलिनाइट समूह का। और ये आपसे 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केओलिनाइट समूह का आप चित्र बनाकर समझाएं। देखिए फिर समझा रहा हूं इसके बारे में आपको कि यहाँ पर जो परतों का विन्यास है, एक परत एल्यूमिना की और एक परत सिलिका की होती है, इसलिए इस विन्यास को 1:1 के नाम से हम जानते हैं। दोनों परतें एक दूसरे से ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसका केवल बाहरी हिस्सा अधिशोषण का कार्य करता है, जहां पर धनावेश आकर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसी कारण से इसकी सुघट्यता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन कम पाए जाते हैं। इनमें फैलाव और संकुचन के गुण कम पाए जाते हैं, जबकि सैरंध्रता, परमेबिलिटी इसमें अधिक पाई जाती है। ये तो वही बात देखिए केओलिनाइट समूह की। मैं तीनों के चित्र आपको सामने यहां पर बताता हूं एक एक करके, और तीनों में तुलनात्मक रूप से भी हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या चीजें इनके अंदर आंतरिक रूप से भी अंतर पाया जाता है। तो अगली बात करते हैं हम मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट समूह की अगर आप बात करें आगे, देखिए मोंटमोरिलोनाइट समूह हमारा क्या है, कोई ज्यादा अंतर इसमें देखने को मिलता नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर हमें यहां देखने को मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि केओलिनाइट समूह में केवल 2 परतें थी, एक एल्यूमिना की और एक सिलिका की, लेकिन यहां आपको 3 परतें दिखाई दे रही हैं, जिसमें 3 परतों के अंदर
दो परतें सिलिका की हैं और एक परत एल्यूमिना की है। यानी आप बता सकते हैं इसके अंदर आसानी से कि यहाँ अंतर क्या दिख रहा है। एक एल्यूमिना की परत के ऊपर एक सिलिका की परत और देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर। तो ये सिलिका की परत, एल्यूमिना की परत और फिर से सिलिका की परत। ये परतें भी आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए इन दो मुख्य परतों में अंतर देखा जाए तो हमने कहा था कि यहाँ 1:1 का विन्यास पाया जाता है। यहाँ दो परतें सिलिका की है, एक एल्यूमिना की है, इसलिए इसका विन्यास 2:1 आपको देखने को प्राप्त होता है। यानी यहाँ जो विन्यास है वो 2:1 मिलेगा। दो परत सिलिका की है, एक परत एल्यूमिना की है, इसलिए यहाँ पर 2:1 का विन्यास आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ दिख रहा है कि उस केओलिनाइट समूह की तुलना में यहाँ अधिशोषण करने के लिए क्षेत्र अधिक उपलब्ध है। यानी कि इसकी ये मध्य वाला हिस्सा भी अधिशोषण का कार्य करता है। तो यहां पर अधिशोषण करने के लिए क्षेत्र अधिक है। अधिशोषण करने वाला क्षेत्र भी यहां आपको अधिक देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए तो हमें देखिए यहां लिखा था अप्रसारित दूरी, यानी यहां प्रसार संभव नहीं है, लेकिन यहां इस हिस्से को हम बोलते हैं प्रसारित दूरी। यानी ये प्रसार करते हुए अधिशोषण की क्रिया को संपन्न कर लेता है। तो यहां अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो आपको याद होगा Al4Si8O20OH4। देखिए सूत्र की बात की जाए तो सूत्र के अनुसार हम देखा कि यहाँ पर सिलिका की मात्रा बढ़ गई है इसकी तुलना में, क्योंकि सिलिका की दो परतें हैं, यहाँ सिलिका की एक ही परत है, इसलिए सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है। अगर बात की जाए इस हिस्से की तो हमने कहा इस हिस्से को हम कहते हैं आंतरिक अधिशोषण सतह। आंतरिक अधिशोषण सतह यानी कि आंतरिक रूप से यहां पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि आंतरिक हिस्से में भी अधिशोषण की क्रिया यहां संपन्न हो रही होती है। सामान्य रूप से इसकी बात की जाए, देखिए मोंट मोइलोनाइट के अंदर हमने कहा था कि जो खनिज पाया जाएगा वो मोंट मोइलोनाइट ही होगा, जिसमें दो सिलिका की परतें होंगी, एक एल्यूमिना की परत होगी, इसलिए इसका विन्यास 2:1 पाया जाएगा। यहाँ अधिक अधिशोषण पाया जाएगा, आंतरिक हिस्सा भी अधिशोषण का कार्य यहाँ पर करता है बाहरी हिस्से के साथ साथ, इसलिए अधिशोषण यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसीलिए केओलिनाइट की तुलना में यहाँ पर ससंजन, फैलाव तथा संकुचन के गुण अधिक पाए जाते हैं, जबकि सरंध्रता का गुण कम पाया जाता है, सुघट्यता का गुण अधिक पाया जाता है। ये बात है हमारी किसकी, मोंट मोइलोनाइट की। तो इस चित्र को भी अच्छे से आप नोट करेंगे, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए केओलिनाइट हो गया, ये मोंट मोइलोनाइट हो गया। हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो हमारा है वो है एलाइट समूह। एलाइट समूह की बात करें, देखिए चित्र लगभग आपको वो समान सा दिखाई दे रहा है। मैं बात कहूँ एक चित्र केओलिनाइट, मोंट मोइलोनाइट, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ देखिए एलाइट समूह का चित्र। तो क्या समानताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
चित्र की लाइनिंग देखकर ऐसा महसूस होता है कि लगभग एक जैसा चित्र होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ लगभग एक जैसा ही चित्र है। एक छोटा सा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए ऊपर के जो परतें हैं वो बिल्कुल समान हैं, उनमें यहाँ पर कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी लगभग पूरा चित्र आपको समान सा महसूस होगा। यहाँ भी जो परतें हैं वो सिलिका की 2 परतें हैं, एल्यूमिना की 1 परत यहाँ आपको देखने को मिलती है, और ये परतें भी ऑक्सीजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यहाँ भी विन्यास जो होता है वो 2:1 का ही पाया जाता है। अगर देखिए सब बातें लगभग आपको समान दिख रही हैं, तो मुख्य अंतर यहाँ क्या है? मुख्य अंतर यहाँ पर है इस पोटेशियम का, यानी कि यहाँ पर 2 परतों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए इसका आंतरिक अधिशोषण सतह जो है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा है वो अधिशोषण का कार्य करता है। इसलिए इसके जो गुण हैं वो केओलिनाइट और मोंट मोलियोनाइट के मध्य के पाए जाते हैं। केओलिनाइट और मोंट मोलियोनाइट के मध्य के इसके गुण हैं, इसे कहते हैं कम प्रसारित दूरी। ठीक है, तीनों का तुलनात्मक अभी अध्ययन हम करेंगे कि तुलनात्मक रूप से क्या क्या इनमें अंतर आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी 2:1 ही है, और अगर मैं यहाँ इनके सूत्र लिखने की कोशिश करूं Al4Si4O10 OH8 ये केओलिनाइट के लिए, Al4Si8 O20 OH4 मोंट मोलियोनाइट के लिए, और Al4Si8 O20 OH4 एलाइट के लिए। ये तीनों के सूत्र मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम करते हैं कि कितना तुलनात्मक रूप से इन्हें बांटा गया है, क्या इससे इनके बांटे गए हैं, बदले गए हैं। तो देखिए, अगर बात करें केओलिनाइट समूह की, तो हमने कहा कि इसका जो भारी हिस्सा है वो धनायन विनिमय का कार्य करता है, क्योंकि मध्य में अप्रसारित दूरी है, दूरी बहुत कम होती है इसके मध्य, और दूरी के कम हो जाने के कारण ही यहाँ का केवल बाहरी हिस्सा ही धनायन विनिमय का काम करता है, धनायनों के अधिशोषण का काम करता है। यहाँ केवल 2 परतें होती हैं, एक परत एल्यूमिना की यानी एल्यूमिनियम की होती है, दूसरी परत सिलिका की होती है, जो कि आपस में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें जो पाया जाने वाला विन्यास है वो 1:1 का होता है, एक परत एल्यूमिना की और एक परत यहाँ पर सिलिका की पाई जाती है। अगर इसी तुलनात्मक रूप से बात करें मोंट मोलियोनाइट के लिए, तो मोंट मोलियोनाइट के अंदर आपको देखने को मिलता है कि 2 परत सिलिका की हैं और एक परत यहाँ पर एल्यूमिना की आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 2 सिलिका 1 एल्यूमिना, इसलिए विन्यास होता है 2:1 का। यहाँ एक मुख्य अंतर आपको देखने को मिलता है कि 2 परतों के मध्य, मोंट मोलियोनाइट समूह की 2 परतों के मध्य आंतरिक अधिशोषण सतह पाई जाती है, यानी यहाँ पर अधिक अधिशोषण और अधिक विनिमय का कार्य संपन्न होता है, प्रसारित दूरी भी पाई जाती है और पूरा हिस्सा अधिशोषण का कार्य करता है। यहाँ अगर इस सूत्र की बात की जाए तो यहाँ इसका जो सूत्र है वो Al4Si4O10 OH8 था, और यहाँ इसका सूत्र है Al4Si8O20 OH की घात 4 होल 4 इसे हम बोलते हैं।
ये यहाँ समूह है। अगर बात की जाए एलाइड समूह की, तो एलाइड समूह में देखिए 2 परत सिलिका की है, 1 परत एल्यूमिना की है। यहाँ भी 2 परत सिलिका है, 1 परत एल्यूमिना है, यानी यहाँ तक तो दोनों में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलता, कोई भी अंतर यहाँ आपको महसूस नहीं होता है। और लेकिन इसमें जो मुख्य अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है, देखिए 2 परतों के मध्य क्या मिल रहा है, 2 परतों के मध्य मिल रहा है यहाँ पर पोटेशियम, यानी कि मॉन्ट मोरिलोनाइट और एलाइड समूह का जो मुख्य अंतर है वो है इस पोटेशियम की उपस्थिति। और इस पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही ये प्रसारित दूरी कम हो जाती है, इसलिए इसे हम कम प्रसारित दूरी के नाम से पहचानते हैं, जिसके अंदर एक पोटेशियम है और इसीलिए बाहरी हिस्सा तो इसका काम कर रहा है किसका, अधिशोषण का, लेकिन इसका भीतरी हिस्सा है वो अधिशोषण का कार्य नहीं करता है, इसलिए इसे हम कम प्रसारित दूरी के नाम से पहचानते हैं। अगर इनके गुणों की बात की जाए तो हम बात करते हैं यहाँ पर सुघट्यता की, ससंजन की, फैलाव तथा संकुचन की। देखिए यहाँ सुघट्यता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन कम पाया जाता है। सुघट्यता, फैलाव तथा संकुचन यहाँ अधिक पाया जाता है। लेकिन बात की जाए एलाइड समूह की, एलाइड में क्या होगा, एलाइड में इन दोनों के मध्य का यानी कि सुघट्यता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन केओलिनाइट से तो अधिक पाया जाएगा, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से कम पाया जाएगा। अब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से मैंने तीनों चित्र इसलिए बोर्ड पर बनाए थे कि आप समझ पाएं कि यहाँ जो धनायन विनिमय का क्षेत्र है बहुत कम है, यहाँ धनायन विनिमय का क्षेत्र बहुत अधिक है और इसका धनायन विनिमय का क्षेत्र इन दोनों के मध्य का है, यानी कि यहाँ देखें तो प्रसारित दूरी भी कम है, यहाँ बिल्कुल प्रसारित दूरी नहीं थी, यहाँ प्रसारित दूरी अधिक थी। यहाँ अधिशोषण अधिक हो रहा था, यहाँ अधिशोषण की मात्रा केओलिनाइट की तुलना में अधिक है लेकिन मोंट मोरिलोनाइट की तुलना में कम है, इसलिए यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिलते हैं। देखिए तीनों चित्रों के माध्यम से हम इसके अंतर को समझ सकते हैं। तो देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर इनके चित्र भी पूछे जा सकते हैं, इनके बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है, इनके सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि एक नंबर के यहाँ 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, या संभावित रूप से यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको हो सकता है देखने को यहाँ पर मिले। इसके साथ ही आपके यहाँ किताब के अंदर भी आपको इनके कुछ गुण दिए गए, इनमें अंतर दिया गया है, तो कुछ अंतर हम नोट करके उन्हें जरूर याद करेंगे और नोटों पर इसे लिखेंगे भी, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे ना बच पाए। देखिए ये बात हमने की सिलिकेट मृदा के प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में कि मृत्तिका खनिज का क्या महत्व आपको देखने को मिलता है। देखिए मृत्तिका खनिज का महत्व मैं लिख रहा हूं यहां पर। मृत्तिका खनिज का महत्व, देखिए मृत्तिका खनिज के महत्व की बात की जाए तो मृत्तिका खनिज किस प्रकार से मृदा के लिए महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से मृदा के लिए उपयोगी होता है, उसी महत्व की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहली बात की जाए मृदा की उर्वरता। मृदा उर्वरता, देखिए मृदा की उर्वरता की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि किसी भी मृदा के अंदर अगर मृत्तिका खनिज उपस्थित होगा तो उस मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, और मृदा की जब उर्वरता बढ़ती है तो मृदा की उर्वरता बढ़ने के कारण ही वहां पैदावार अधिक उपलब्ध होती है, अधिक फसल उत्पन्न होती है और अधिक लाभदायक वो चीज हमें देखने को मिलती है। अगली बात की जाए इसमें जल धारण क्षमता। देखिए जल धारण क्षमता से हमारा मतलब क्या है। सामान्य रूप से जल धारण का मतलब है कि मृदा कितने समय तक जल को धारित कर पाती है, जल को अपने अंदर रख पाती है। आप जानते हैं जितने समय तक मृदा में जल रहता है उतना ही फसल के लिए उपयोगी होता है, यानी कि अगर मृदा में मृत्तिका खनिज की मात्रा अधिक है तो अधिक मात्रा में जल वहां पर उपलब्ध रहेगा, जिससे कि फसलों को जल की प्राप्ति होगी और हमें सिंचाई में आसानी होगी, सिंचाई में अधिक मेहनत करना नहीं पड़ेगा। साथ में यहाँ रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है, मृदा खनिज की उपस्थिति के कारण रंध्र का आकार छोटे होने के कारण ही यहाँ पर आसानी से मृदा जल को रोक पाती है, धारित कर पाती है, परेशानी वहां पर उत्पन्न नहीं होती है।
अगले पॉइंट की बात करें तो हम करते हैं धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता का हमारे लिए महत्व क्या है? देखिए, अभी हम सिलिकेट मृदा के बारे में पढ़ रहे थे और सिलिकेट के तीनों कणों के बारे में हमने पढ़ा, तो वहां हमने बात की धनायन विनिमय क्षमता की। तो देखिए, मृत्तिका खनिज के अंदर जितने अधिक मृदा में मृत्तिका खनिज पाया जाएगा उतनी ही अधिक उसकी धनायन विनिमय क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर उतना ही अधिक धनायनों का अधिशोषण संभव हो पाएगा। और हम जानते हैं कि धनायन विनिमय का मतलब है एक धनायन दूसरे धनायन को वहां से प्रतिस्थापित कर दे, और वो चीज केवल तभी संभव है जब एक धनायन दूसरे धनायन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, और उसके लिए मृत्तिका के ऊपर यानी मृदा के ऊपर धनायनों का उपस्थित होना बेहद जरूरी है। और पोषक तत्वों के अधिशोषण के लिए इस क्रिया का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये क्रिया संपन्न नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृत्तिका कणों में उपस्थिति होने के कारण ये मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, और उस अवस्था में अधिकाधिक मात्रा में मृदा में या मृदा जल के अंदर घुलकर ये पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। अगली बात की जाए पोषक तत्वों के अधिशोषण की। पोषक तत्वों का अधिशोषण, तो देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे जो पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में धनावेशित होते हैं। ऐसी अवस्था में जब धनायन विनिमय क्षमता मृदा की बढ़ जाती है तो अधिक से अधिक संख्या में पोषक तत्वों का वहां पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है, यानी अधिकाधिक संख्या में पोषक तत्व जो होते हैं वे अधिशोषित होना शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जैसे हम बात करें, देखिए पोषक तत्वों की हमने कहा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम आदि बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे कैसे हैं, धनावेशित हैं। जैसे जिंक, बहुत उपयोगी हैं सारे पोषक तत्व, ये सब धनावेशित हैं। अब ये धनावेशित होने के कारण जब मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक हो जाएगी तो उस अवस्था में ये पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में मृदा में अधिशोषित होंगे। और देखिए हमने अभी बात की थी कि सिलिकेट मृदा का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, और सतही क्षेत्रफल अधिक होगा इसका मतलब अधिक से अधिक संख्या में वो धनायनों को अधिशोषित कर पाएगी, उनका विनिमय कर पाएगी। इसलिए पोषक तत्वों के अधिशोषण में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। अगर बात की जाए अगली तो है पोषक तत्वों का भंडारण। देखिए पोषक तत्वों के भंडारण से हमारा मतलब क्या है? भंडारण यानी कि इकट्ठा करना, पोषक तत्वों का संग्रह करना। देखिए जैसे जैसे मृदा में मृत्तिका खनिज की मात्रा बढ़ती जाती है तो वहां पर मृदा पोषक तत्वों को संग्रहित करना शुरू कर देती है। जैसे संग्रहण बढ़ता जाता है मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, और मृदा की उर्वरता बढ़ने के कारण अधिक से अच्छी फसल हमें प्राप्त हो पाती है। इसके लिए पोषक तत्वों का भंडारण आवश्यक है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम। देखिए अमोनियम की बात की जाए तो अमोनिया अगर आप याद रखें तो हम इस्तेमाल करते हैं अधिकाधिक मात्रा में यूरिया का। हम यूरिया क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारी फसलों के लिए? क्योंकि यूरिया में पाया जाता है 46% नाइट्रोजन, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बेहद आवश्यक होता है। 46% नाइट्रोजन है, लेकिन क्या नाइट्रोजन हमें सीधे रूप से मिल जाता है? नहीं, पौधों को नाइट्रोजन सीधे रूप में प्राप्त नहीं होता, उसे अमोनियम आयन में बदला जाता है, नाइट्रेट आयन में बदला जाता है, नाइट्राइट आयन में बदला जाता है, तब जाकर पौधों को प्राप्त होता है नाइट्रोजन। कभी भी नाइट्रोजन पौधों को सीधे रूप में प्राप्त नहीं होता, वायुमंडल से प्राप्त नहीं होता। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 76% नाइट्रोजन है, लेकिन क्या इसका उपयोग हमारे लिए है? नहीं। जब तक ये नाइट्रोजन नाइट्रेट, अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन के रूप में हमें प्राप्त ना हो तब तक इसका कोई उपयोग हमारे लिए नहीं है। फसलों के लिए नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होगा, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? यूरिया का। अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखिए बंधक प्रभाव। अगला पॉइंट है इसका बंधक प्रभाव।
बंधक प्रभाव क्या है? नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बंधक यानी कि बॉन्डिंग यानी कि जुड़ना। तो देखिए आप ध्यान से एक चीज को देखें, एक हमारी बालू मृदा हो और एक हमारी चिकनी मृदा हो, दोमट मृदा हो। तो बालू मृदा के कण जो होते हैं वो बिखरे रहते हैं, हाथ से आसानी से आप उसे उठाकर देखें तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन चिकनी मृदा है यानी दोमट मृदा है, उसमें आप बहुत अंतर देखने को मिलेगा, वहां कण बहुत चिपके हुए मिलते हैं क्योंकि उसका बंधक प्रभाव अधिक होता है। यानी कि अगर आप कहें तो मृदा के अंदर अधिक मात्रा में इन खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण बंधक प्रभाव अधिक पाया जाता है। मृदा के कण बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर मृदा के अंदर बंधक प्रभाव को बढ़ा देते हैं, मृदा की अधिशोषण क्षमता बढ़ा देते हैं, जल धारण क्षमता बढ़ा देते हैं, इन सब में वो वृद्धि कर देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स कि आज के टॉपिक के अंदर हमने काफी कुछ डिटेल पढ़ी है, काफी कुछ समझा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यहाँ पर इन सभी टॉपिकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे, विस्तार से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसे आप आज नोट करके अपने रजिस्टर में तैयार करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा इस बात को कि मुझे उसकी फोटो खींचकर आप भेजेंगे जिससे कि मैं इस बात पे श्योर हो पाऊँ कि आप लोगों ने उसे नोट किया है, समझा है, पढ़ा है। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि कल की गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि अभी भी स्कूल खुलने की संभावनाएं बड़ी कम हो गई हैं और बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर हमें बोर्ड की परीक्षाएं तो देनी ही है। तो उसके लिए हमें मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम लोग आपके सीधे संपर्क में नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके संपर्क में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक समय आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आपको अधिक से अधिक मात्रा में हम जो आपकी पढ़ाई की सामग्री है वो आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि आपको पढ़ाई का उपयोग हो पाए, सभी समय का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि आगे आने वाले समय में कब स्कूल खोलेंगे या फिर किस तरह से हम आपके संपर्क में आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन जो आज पढ़ाया गया, जो समझाया गया है उसे आप घर बैठकर पढ़ाई करें, तैयारी करें, उसे समझें और फिर भी कोई परेशानी आती है तो संपर्क करें, पूछें, समझें, जिससे कि हमें इन टॉपिकों के बारे में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि देखिए हमारे इस 3 नंबर के चैप्टर का लगभग 2 नंबर वाला हिस्सा मैंने आपका यहाँ खत्म कर दिया है आज, और अगले लेक्चर के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। और चैप्टर खत्म करने के साथ साथ हम इस टॉपिक का एक फास्ट रिवीजन भी लेंगे, जिससे कि हम पढ़े हुए चैप्टर को एक बार रिवाइज कर पाएँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।